बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 क्लास 9th चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिसेस होते क्या हैं और इसका इंट्रोडक्शन। मैट्रिसेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन आर्थर केले इन 1860। 1860 के अंदर एक जर्मन साइंसदान थे आर्थर केले, उन्होंने सबसे पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैट्रिसेस का हमारे पास जो डेली लाइफ में यूज़ है वो क्या है, आर्थर केले ने इसका क्यों कंसेप्ट दिया था। तो जो इसकी एप्लीकेशन हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सबसे पहले वो है हमारे पास मैनेजिंग डेटा। कि किसी भी किस्म का हमारे पास कोई डेटा होता है, उसको हम मैनेज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए मैट्रिसेस उसमें यूज़ होते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक्स वगैरह के अंदर जो उनके पास डेटा होता है वो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसके अंदर वो ये मैट्रिसेस यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, मोबाइल गेम्स के अंदर, जैसे पबजी हो गई, फ़ोटोशॉप्स हो गई, फ्री फायर गेम्स हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, ज़ूम वगैरह के लिए यहाँ भी हमारे पास मैट्रिसेस का यूज़ होता है। इसके अलावा ट्रैफिक सिस्टम के अंदर जो हमारे पास आजकल बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल वगैरह होते हैं, वहाँ भी क्या होता है, ये मैट्रिसेस का यूज़ होता है कि ट्रैफिक का कौन सा सिग्नल किस टाइम देना है, कितने टाइम कौन सा ग्रीन सिग्नल देना है, कौन सा रेड सिग्नल देना है। तो ये वहाँ भी मैट्रिसेस का यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल बैंकिंग के अंदर जैसे एटीएम मशीन्स वगैरह हो गई, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हो गई, अकाउंट एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो गया, डेटा स्टोर हो गया, उसके अंदर भी ये हमारे पास मैट्रिसेस यूज़ होते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे हम बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो एंगल मेकिंग होता है, तो उसके अंदर भी ये हमारे पास क्या होते हैं, मैट्रिसेस यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स के अंदर इसकी यूज़ है वो मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर है। कि मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या है, मशीन लर्निंग हो गई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गई, C++, पाइथन, ETC। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस यूज़ करते हैं। तो आप जानते हैं कि मैट्रिसेस की डेफिनेशंस क्या होती है। अ रेक्टेंगुलर अरे और अरेंजमेंट ऑफ द रियल नंबर विच आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर की एक ख़ास सीक्वेंस को जिस तरह से लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। लेट्स सपोज जो इंग्लिश के हमारे पास कैपिटल लेटर होते हैं ABCXYZ, तो इनको जो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो कैपिटल लेटर उनसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है A=1 2 3। ये जो A है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, ये एक उस मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, मीन कि ये उस मैट्रिक्स का नाम है। उसके अंदर ये जो उसके साइडों पे ब्रैकेट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। और जो उसके अंदर 1 2 3 4 हैं इनको हम एंट्रीज या एलिमेंट बोलते हैं। तो बी भी इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर फॉलोइंग्स आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब हमारे पास रोज़ क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होती है वो उनको हम क्या बोलते हैं, रोज़। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। अब देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, दो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और दो हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं। तो मीन जो इसका ऑर्डर है वो 2/2 है। इस मीन इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/2। तो मीन के ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब जो हमारे पास सेकंड है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ वर्टिकल लाइंस कितनी हैं, 2। और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है, वो हमारे पास 3 है। तो जो इसका ऑर्डर हमारे पास वो होगा वो क्या होगा, 2/2
3। मीन के हमारे पास 2 इसकी रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। जो रोज़ होते हैं वो हम पहले लिखते हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो बाद में लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 2/3। तो मीन ये हमारे पास क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब जो हमारे पास सी है उसमें हमारे पास क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे पास कितनी है 3, और जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है वो भी कितने हमारे पास 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा हमारे पास क्या होगा 3/3। मीन इसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो ये हमारे पास क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये देखें इसके अंदर से सिर्फ एक ही एंट्री है, तो इसमें रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1/1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डेफिनेशन है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके अंदर ई के अंदर हमारे पास जो उसका पार्ट ई है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है, और जो हमारे पास उसका वर्टिकल कॉलम है वो कितने हैं, वो हमारे पास 2 हैं। तो उनको इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 1/2। मीन नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे हैं तो हमारे पास एफ ऑप्शन के अंदर हमारे पास एफ़ के अंदर क्या है कि एफ़ के अंदर हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं और कॉलम हमारे पास क्या है 1। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/1। तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1.1 एक्सरसाइज का, वो उसमें पूछता है कि लिस्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनको लिस्ट ऑफ द ऑर्डर करें कि उसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, उसका ऑर्डर क्या है, मीन कि उसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद क्या है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है पार्ट ए मैट्रिक्स है कि उसमें हमारे पास वो क्या कह रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2, एक ये और एक ये, और उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, मीन वर्टिकल लाइन कितनी है 3 हैं। तो नंबर रो ऑफ द मैट्रिक्स ए एम से डिनोट करते हैं रोज़ को, तो वो हमारे पास क्या है 2, और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एन, जो कॉलम से हम डिनोट करते हैं वो एन होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है एम क्रॉस एन मीन 2/3। इसका जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स ही है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 2/3। सेकंड पार्ट बी है उसमें में सिर्फ एक ही एंट्री है -4। तो उसमें नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1। तो मीन उसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा एम क्रॉस एन मीन एम बाई एन, तो वो 1/1 होगा। सेम एज इट इज़ हमारे पास तीसरे पार्ट के अंदर है 2 3 -1 1 2 5। तो रो ऑफ द मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू एम, वो हमारे पास इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और वो एम इज इक्वल टू 2 और 3 वर्टिकल कॉलम्स हैं, तो उसमें हमारे पास सी एन इज इक्वल टू 3 है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन मीन एम बाई एन, तो वो हमारे पास क्या होगा 2/3। पार्ट एफ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है इसमें हम देखें कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास कितनी हैं 1 2 3। तो इसमें रो ऑफ द मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू एम, रो को एन से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 3, और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, एन से कॉलम को डिनोट करते हैं, तो इस पर हमारे पास वर्टिकल लाइन कितनी है 2। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ होगा वो क्या होगा एम क्रॉस एन मीन एम बाई एन इज इक्वल टू 3/2। डी के अंदर हमारे पास क्या है, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइंस हैं। तो रो ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 3, कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स डी एन इज इक्वल टू 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा एम बाई एन मीन 3/3, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम है। एफ के अंदर हमारे पास है 3/2, तो इसके अंदर रो ऑफ द मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास ई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 क्या है वर्टिकल लाइन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा एम मल्टीप्लाई बाई एन मीन एम बाई एन, तो वो हमारे पास होगा 1/2। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास के इफ़ ए इज इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट A12 A23 A32 A43 A13 एंड A33। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहली एंट्री होती है वो हमारे पास क्या होती है A11। मीन A11 का मतलब ये होगा कि हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जो सेकंड एंट्री होती है वो हमारे पास क्या होती है A12। मीन हमारे पास A12 का मतलब ये होगा कि 1 हमारे पास क्या होगी रो, 2 क्या होगा हमारे पास कॉलम, और ये हमारे पास A13 में हमारे पास क्या होगा पहली रो और तीसरा कॉलम। तो सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है कि A12 क्या है, मीन पहली रो और दूसरा कॉलम की कौन सी एंट्री है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कौन सा बन रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, तो ये उसकी एंट्री 2 है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, उसने क्या कहा है कि A23 में 2 हमारे पास क्या है रो है और 3 हमारे पास क्या है कॉलम, मीन सेकंड रो और थर्ड कॉलम में हमारे पास कौन सी एंट्री है 0। A32 के अंदर हमारे पास क्या है
कौन सी एंट्री है? A3 मीन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो और सेकंड कॉलम के पास हमारे पास जो एंट्री है वो क्या है? ये हमारे पास थर्ड रो है और सेकंड कॉलम ये हमारे पास 1 है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है कि A13 में हमारे पास कौन सी एंट्री है? A13 में हमारे पास 1 जो है वो रो है और 3 जो है हमारे पास क्या है? कॉलम। मीन पहली रो और तीसरा कॉलम, तो वो हमारे पास कौन सी एंट्री होगी? 4। सेम एज इट इज़ हमारे पास A33 में हमारे पास कौन सी एंट्री होगी? A33 मीन के हमारे पास जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, हमारे पास ये थर्ड रो है ये वाली 2 1 5 और थर्ड कॉलम हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री होगी वो क्या होगी? 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होते हैं जिनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या हों? इक्वल हों। तो जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे जो इसकी पहली एंट्री है वो 2 है, और यहाँ पे भी देखें तो बी के अंदर यहाँ पे जो पहली एंट्री है वो कितनी है? 2 है। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए के अंदर सेकंड जो एंट्री है A1 2, तो वो हमारे पास यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3। तो ये हम नहीं कह सकते कि ए नॉट इक्वल टू बी, मीन कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो एक बी की इक्वल नहीं है। अब ए को बी से सी से चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी 1 + 1 क्या है? 2 है, यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे भी 3 + 2 क्या है? 5। यहाँ पे भी हमारे पास ए में 1 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, तो ए नॉट इक्वल टू सी होगी। अब हम चेक करते हैं कि डी के साथ, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या है? 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे क्या है? 4 + 1 5, यहाँ पे क्या है? 1, और यहाँ पे क्या है? 3। तो मीन हमारे पास क्या होगा? ए मैट्रिक्स किसकी इक्वल होगा? डी की इक्वल होगा। तो अब बी और सी को चेक करते हैं, क्योंकि ए एंड डी आपस में इक्वल है, तो ये बी और सी की इक्वल तो नहीं हो सकते, क्योंकि ए के साथ बी और सी इक्वल नहीं थे, तो लाजमी बात है डी के साथ भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल हैं। तो अब बी और सी की चेक करते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है? यहाँ पे पहली एंट्री 2 है, यहाँ भी 1 + 1 क्या है? एंट्री 2 है। यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ भी 3 + 2 5 होता है। यहाँ पे भी हमारे पास 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे हमारे पास 2 + 1 तो 3 है। मीन हमारे पास क्या होगा? बी इक्वल टू सी होगा। तो मीन ये हमारे पास ए इक्वल टू डी है और बी इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? सी होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू 2 - 3 यू इज इक्वल यू 0 एंड बी हमारे पास क्या है? v - 3 5 w। वो कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर ए बी एंड इक्वल, कि कौन सी ऐसी u v w की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड बी हमारे पास क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि v की वैल्यू क्या होगी। हम कंपेयर करते होते हैं कि जो उसकी कोरिस्पांडिंग इंट्रीज होती है, 2 की कोरिस्पांडिंग इंट्री क्या है? v। तो मीन v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? 2। v की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो यहाँ दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। अब u की यहाँ पे चेक करें तो u की कोरिस्पांडिंग इंट्री क्या है? 5। तो u इज इक्वल टू 5, और w की जो कोरिस्पांडिंग इंट्री जैसे ए मैट्रिक्स के अंदर है वो 0 है, तो w इज इक्वल टू 0। मीन इस दोनों मैट्रिक्स के अंदर u v w की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, सॉरी इक्वल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। वो इसमें कहता है कि इफ़ x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 एंड 0, और जो इसके दूसरी साइड पे इक्वल में मैट्रिक्स है वो है 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 एंड 0। वो हमें कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई जी, कि ए बी सी और एक्स वाई जी की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो हम क्या करते होते हैं वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, अगर हमें दो मैट्रिक्स दिए जाएं और दोनों की एक दूसरे के अंदर वैल्यूज़ गिवन हो, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी जो कोरिस्पांडिंग एंट्रीज़ होती हैं उनको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो पहले मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास x + 3 की जो कोरिस्पांडिंग एंट्री है वो कितनी है? 0। x + 3 हमारे पास क्या होगा? 0। तो x इधर ही रहेगा, तो 0 को उस साइड 3 को साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड एंट्री हमारे पास क्या है? z इज इक्वल टू z + 4 इज इक्वल टू हमारे पास इसकी कोरिस्पांडिंग एंट्री क्या है? 6 है। तो अब z + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 उस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास थर्ड है कि 2y - 7 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? 3y - 2। अब दोनों साइडों पे जो हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो y हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जो कांस्टेंट हैं वो उनको एक साइड पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3y
3y है, यहाँ पे 2y उस साइड पे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y, और 7 -7 प्लस -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो -7 में से +2 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा, क्योंकि जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ है उसके साथ क्या है माइनस है। तो -7 + 2 = -5, y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5 आ जाएगी, -5। जो हमारे पास नेक्स्ट है ए -1 किसकी इंट्री की इक्वल है, जो हमारे पास ए -1 = क्या है हमारे पास -3 है। तो ये -3 + 1, तो ये क्या है -1 को हम उस साइड पे ले गए हैं तो हमारे पास क्या हो गया ए = -1 + 3। तो हमारे पास -3 + 2 है, तो एक एंट्री माइनस की एक प्लस की है, तो इसको हम माइनस करेंगे और बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो हम यूज़ करते होते हैं, तो यहाँ पे हम -2 यूज़ करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास 2c + 2 = 0। तो हम क्या करेंगे 2 को साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के साइड पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2c = -2 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2c डिवाइडेड बाई 2 = -2c डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे c बच जाएगा, यहाँ पे -1 बच जाएगा, तो c = -1 है। नेक्स्ट हमारे पास है b -3 = 2b + 4। इसमें भी अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं b के। तो जो बी वेरिएबल वाले वो हम एक साइड पे कर लें, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो 2b और ये -b उस साइड पे गया तो क्या हो जाएगा 2b - b, तो b में 2b में से एक b कम होगा तो क्या हो जाएगा b। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे इधर 4 आएगा तो -4 हो जाएगा, -3 -4 दोनों के साथ माइनस है, तो हम इनको ऐड करेंगे और साइन जो यूज़ करेंगे वो माइनस का करेंगे, तो b = हमारे पास क्या हो जाएगा -7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए बी सी एंड डी, के इनको सॉल्व करें ए बी सी और डी के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास a + b की जो कोरिस्पांडिंग एंट्री है वो क्या है 1, b + 2c की जो कोरिस्पांडिंग एंट्री है वो क्या है हमारे पास 4, और जो 2c + d की कोरिस्पांडिंग एंट्री वो 8 है, और 2a - d की कोरिस्पांडिंग एंट्री हमारे पास 0 है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का। तो अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से 2 में से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम इक्वेशन 2 लिखेंगे b + 2c = 4, और हम लिखेंगे a + b - 1। तो अब हम इनको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे साइन चेंज करते होते हैं, यहाँ पे पहले प्लस है प्लस माइनस में चेंज हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस तो प्लस में चेंज हो गया। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, ये b और ये b हमारे पास सेम है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 2c प्लस का है, तो यहाँ पे हमारे पास a बच गया -a = 5। अब हम इसको इक्वेशन को क्या नाम दे देते हैं 5 का, इक्वेशन नंबर 5 2c - a = 5। अब हम ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जो हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 थी, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी 2c + d = 8, और इक्वेशन 4 हमारे पास क्या थी 2a - d = 4। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, इनको हम ऐड करते होते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास क्या है +d, ये -d तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास +c और ये हमारे पास क्या 2 + c, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + a = क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम नाम देते होते हैं नाम देते हैं 2c + 2a = 8। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आई हैं, तो इन दोनों को आपस में हम क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2c + 2a = 8, 2c + -a = 5। तो जो हम यहाँ पे क्या करते होते हैं साइन चेंज कर लेते होते हैं, करते होते हैं 2c यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -a है तो +a हो जाएगा, यहाँ पे +5 है तो माइनस, ये दोनों एंट्री सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। यहाँ पे क्या हमारे पास 2a + a, तो ये कितना हो जाएगा 3a, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 यहाँ पे a बच जाएगा, यहाँ पे 3 / 3 = 1। तो जो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो क्या होगी 1। अब हम a की वैल्यू यूज़ करते हैं किस में इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आती है a + b = -1, तो वहाँ पे a की वैल्यू 1 यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a 1 हो जाएगा, a की जगह 1 लिख देंगे + b = -1। ये उधर दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा b = -1, और ये वाला -1 तो क्या हो जाएगा -2। b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई -2। अब हम b की वैल्यू यूज़ करते हैं किस में इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आती है b + 2c = 4, क्योंकि इसमें b इसलिए यूज़ किया है कि इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं b और c। हमारे पास b की वैल्यू है, हमने c की फाइंड करनी है, तो हम b की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू -2 पुट की, यहाँ पे +2c,
2 को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और 2c इज इक्वल टू 4 + 6 हमारे पास 2c इज इक्वल टू 6, सी को 2 को हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। 2c डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास कितना होता है 2c डिवाइड बाई 2 c आ जाएगा, और 3 पे 2 डिवाइड करें तो हमारे पास 6 पे 2 डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 3। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम सी की वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन में सी और डी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो हम सी की वैल्यू पुट करके वहाँ से डी की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो अब हम अगर देखें तो इक्वेशन 3 जो हमारे पास पहले थी उसमें हमारे पास क्या था 2c + d है, तो हमने सी की वैल्यू पुट कर देनी और डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2c + d, तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 आई थी, 3 पुट कर देते हैं। 2 × 3 + d = 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 + d = 8। तो d इधर ही रहेगा, 6 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस d = 8 - 6, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया d = 2। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो 7 के अंदर वैल्यूज़ फाइंड करनी थी ABCD की करनी थी, जो हमने ईजिली कर लिए हैं। उम्मीद है आपको 1.1 की अच्छी से अपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, तो उसके लिए आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी।